हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के रैंक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या खास गुणधर्म होते हैं, किसी मैट्रिक्स का रैंक हम किन किन तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम बातें आज के इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों एक महत्वपूर्ण और बहुत ही खास बात हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये है कि इसके ठीक पहले वाला वीडियो जिसमें हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर डेफिनेशन, अनेक सारी प्रॉपर्टीज, अनेक सारे सवालों को हमने हल किया हुआ है। काफी जबरदस्त वो वीडियो है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखेगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सवालों पर फोकस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टीज पर फोकस करेंगे। तो कहीं आप ऐसा ना सोचे कि सर सवालों की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो दोस्तों उस पर वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है। बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया, एक एक छोटी छोटी चीज को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बस आप जाइए, आपको शुरुआत में ही उस वीडियो का लिंक नजर आएगा, उसको जरूर देखिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से समझाया गया है। आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। रैंक के साथ साथ अनेक और टॉपिक, एशेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, और फिर आप रो रैंक, कॉलम रैंक, तमाम टॉपिक्स आप देख सकते हैं। सभी टॉपिक्स के वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे, आप जरूर देखिएगा, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम किसी मैट्रिक्स के रैंक से संबंधित जितनी भी जानकारियां, इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम देखेंगे दोस्तों, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। बहुत जबरदस्त और बहुत बेहतरीन बातें हैं, हर एक बातों को आप अच्छे से समझिएगा, और फिर आपको जब ये याद हो जाएंगे तो आप कोई भी सवाल बनाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने जब आएगा, तो इन महत्वपूर्ण गुणों का इस्तेमाल करते हुए उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, चलिए एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। वैसे इस पर पूरी चर्चा ऑलरेडी की जा चुकी है पिछले वीडियो में। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, ये रो का सिंबल है, तो ये रैंक ऑफ ए को अपन इस तरीके से व्यक्त करते हैं, रैंक ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, किसी भी मैट्रिक्स में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर, ठीक है, वो अपने को देखना होता है। अगर अपने को मिल जाता है नॉन जीरो माइनर, तो जितने अधिकतम ऑर्डर का अपने को नॉन जीरो माइनर मिल रहा है, उसका वो ऑर्डर ही कहलाएगा उस मैट्रिक्स का रैंक। ठीक है, इसको अपन अनेक उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे आप अनेक बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, अपने मन से मैंने ऐसा लिया हुआ है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले आप इसका ऑर्डर देख लो, तो भैया इसमें 3 पंक्तियां दिख रही हैं, 2 कॉलम दिख रहे हैं, तो 3 पंक्ति 2 कॉलम, ठीक है, 3 रोज 2 कॉलम्स दिख रहे हैं। दोस्तों रैंक की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, देखो आपको क्या करना है, आप उस मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लो, 3 रोज 2 कॉलम, तो 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो गया। अब आप ये देखो, ये कितना लिखा है 3, ये कितना लिखा है 2, इन दोनों में से कम कौन है, आप ये देखो इन दोनों में से कम कौन है, यानी कि छोटा कौन है, तो इन दोनों में से छोटा कौन है 2, है ना, इन दोनों में से कम कौन है 2। तो आप समझ जाइए कि इस मैट्रिक्स का रैंक या तो 2 हो सकता है, या तो 2 से भी क्या होगा, छोटा होगा, 3 नहीं हो सकता। 2 से बड़ी कोई भी संख्या इस मैट्रिक्स का रैंक नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको रैंक के लिए हमेशा ये चेक करना है कि ऑर्डर देखना है। ऑर्डर में आपको जो छोटा अंक दिखेगा, ठीक है, 3 और 2 में से छोटा कौन है 2, तो इस मैट्रिक्स का रैंक या तो 2 होगा या तो 2 से भी छोटा होगा। ठीक, अब आप कहेंगे सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया, अब इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा कि नहीं होगा, ये जांचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर 2 का यहाँ पे माइनर देखना होगा। अगर आप कम से कम एक माइनर भी ऑर्डर 2 का ऐसा ढूंढ पाते हैं जो कि नॉन जीरो हो, तो समझ लीजिए फिर ये डिक्लेयर हो जाएगा कि इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है। जैसे आप इसको देखिए 1 2 3 4, इस माइनर को आप चेक कीजिए, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, कितना आ रहा है -2, जो कि क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमको ऑर्डर 2 का कम से कम एक आध माइनर भी अगर अपने को ऐसा मिल रहा है जो कि नॉन जीरो है, तो समझ लीजिए इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है फिर। ठीक है, अगर आप मान लो बोल देंगे सर मान लो ये ऑर्डर 2 का माइनर 0 आता, तो मैं ऑर्डर 2 का ही कोई दूसरा माइनर चेक करता, मान लो वो भी 0 आता, तो ऑर्डर 2 का ही मैं और भी माइनर इसमें अगर मिल सकते तो मैं उसको भी चेक करूंगा। ठीक है, जैसे आप ऑर्डर 2 का ये माइनर मिल सकता है, मेरे को ये वाला मिल सकता है, और आप देखेंगे 1 2 5 6 वो भी माइनर मिल सकता है। मतलब अगर मान लीजिए आप ऑर्डर 2 के माइनर्स चेक कर रहे हैं, ठीक है, और ऑर्डर 2 के सारे माइनर्स आपको अगर यहाँ पे 0 मिल जाते हैं सारे के सारे,
तो आप कहेंगे कि सर इसका रैंक 2 नहीं हो सकता, ठीक है, 2 नहीं हो सकता। तो अब बात आती है 1 पे, ठीक है। तो मैट्रिक्स को चेक करो, वो कैसा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है क्या, नहीं है। सिर्फ जीरो मैट्रिक्स का रैंक जो है वो जीरो होता है, ठीक है, सिर्फ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो 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 हो, सारे सारे जीरो हो, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो उसी को जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। और जीरो मैट्रिक्स का रैंक जीरो होता है, ठीक है, सिर्फ जीरो मैट्रिक्स का रैंक जीरो होता है। अगर कोई मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में कम से कम एक आध एलिमेंट भी आपको नॉन जीरो दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति में उसका रैंक जीरो नहीं होता है, ठीक है, मतलब 1 या 1 से बड़ा होता है। तो सीधी सी बात है, इसका रैंक 2 कब होगा, अभी तो फिलहाल इसका रैंक 2 है, क्योंकि अपन ने नॉन जीरो माइनर देख लिया ऑर्डर 2 का। परंतु मान लो अगर किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, मान लो अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो एग्जांपल के लिए वो 3x2 का मैट्रिक्स है, और आपने 2x2 के सारे माइनर्स अगर आपको वहां पे जीरो दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसका रैंक क्या कहेंगे कि सर इसका रैंक 2 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वो मान लो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, भैया उसका रैंक 2 नहीं हो सकता, मतलब सीधी सी बात है, उसका रैंक 1 या 1 से छोटा होगा। परंतु साथ ही साथ वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसलिए उसका रैंक जीरो नहीं हो सकता, है ना, नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक जीरो नहीं हो सकता, तो 1 या 1 से बड़ा होगा। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ए का रैंक 1 या 1 से छोटा होगा, क्योंकि वो ऑर्डर 2 के सारे जो है, ऑर्डर 2 के सारे माइनस जीरो हो चुके हैं, ठीक है, ऑर्डर 2 के सारे माइनस जीरो हो चुके हैं। इसका देखो 3 और 2 में से छोटा कौन है, 2, तो ऑब्वियसली बात है इसका रैंक 2 या 2 से छोटा हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2 से बड़ा नहीं हो सकता। अब 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये जांचने के लिए अपने को ऑर्डर 2 के सारे माइनस देखे, मान लो ऑर्डर 2 के सारे माइनस जीरो आ गए, तो इसका मतलब इसका रैंक 1 या 1 से छोटा होगा। लेकिन ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, अगर इसका रैंक 1 या 1 से बड़ा होगा। अब देखो यही चीज अपने को 1 या 1 से छोटी दिख रही है, यही चीज अपने को 1 या 1 से बड़ी दिख रही है, मतलब कुल मिलाकर अगर दोनों को कंबाइन करके देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ऐसी स्थिति में उस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। ये तमाम बातें, तमाम जानकारियां, तमाम चीजें विस्तार पूर्वक बताई जा चुकी है पिछले वीडियो में, जरूर 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 देखिएगा। मान लो कोई मैट्रिक्स है आपके पास 3x3 का, तो इसका रैंक या तो 3 हो सकता है, ठीक है, अब यहाँ पे तो दोनों बराबर है, ठीक है, अगर दोनों अलग अलग होते तो हम दोनों में से कम कौन है वो चेक करते, ठीक है। तो फिलहाल अब यहाँ पे दोनों के बराबर है, तो आप समझ लीजिए कि इसका रैंक या तो 3 होगा या तो 3 से भी कम होगा, ठीक है। अब रैंक 3 होगा कि नहीं होगा, तो इसका 3x3 का माइनर चेक कर लो। ये 3x3 का माइनर है स्वयं, ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट है यहाँ पे 3x3 वाला माइनर होगा, ठीक है। तो वो आपको चेक करना है। अगर वो मान लो नॉन जीरो आया तो समझ लेना कि इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है। परंतु अगर वो जीरो आ गया, अगर वो 3x3 का माइनर की वैल्यू अगर जीरो आ गई, तो समझ लेना इस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं हो सकता, फिर आपको 2x2 के माइनर्स चेक करने होंगे। अगर 2x2 का कम से कम आपको एक आध माइनर भी ऐसा मिल जाता है, माइनर मतलब उप सारणिक, ठीक है, अगर 2x2 का आपको कम से कम एक आध माइनर भी ऐसा मिल जाता है जो कि नॉन जीरो है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा। किंतु 2x2 के सारे माइनर्स अगर आपको जीरो मिलते हैं, तो फिर आप 1 वाला चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो समझ लीजिए उसका रैंक 1 हो जाएगा। रैंक जीरो सिर्फ तब होगा अगर दिया हुआ मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। कहीं पर भी डाउट होता है आप जरूर पूछेगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए अपन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ए है, m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है, तो वो उसका रैंक जीरो सिर्फ तब होगा जब ए स्वयं जीरो मैट्रिक्स होगा। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m एंड n, जहां m क्या नंबर ऑफ रोज, n क्या नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसा कि अभी अपन ने एग्जांपल को समझते हुए देखा कि जैसे अपन पहले ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर में देखो कम कौन है, 3 और 2 में कम कौन है, तो 2 है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक या तो 2 होगा या तो उससे भी कम होगा, 3 तो हो ही नहीं सकता, 2 से बड़ी कोई संख्या हो ही नहीं सकती। तो रैंक हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में से जो कम होता है या तो उतना ही होता है, यदि तो उससे और कम होता है, ठीक है, या तो, है ना, क्या बोला मैंने, जो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम से ही दोनों में से जो कम हो या तो उतना ही होगा एक रैंक, या तो उससे भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा नंबर का नोट देखो क्या लिखा है। अगर ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक हर हाल में 1 या 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर मान लो किसी मैट्रिक्स में ऑर्डर आर का एक नॉन जीरो माइनर उपस्थित है, तो समझ लीजिए उसका रैंक आर या आर से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए किसी भी मैट्रिक्स का रैंक और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का रैंक हमेशा सेम होता है, देख लो आप, ठीक है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, वेयर ए डैश इज ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत काम की चीज है, इन सभी बातों को याद रखिएगा। यदि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब कहलाता है दोस्तों, कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब कहलाता है, यदि उसका
जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और डिटर्मिनेंट तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर या नॉन सिंगुलर ये सारे शब्द केवल किसके लिए है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही हम बोलते हैं कि वो सिंगुलर होगा, यदि उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, और यदि उसका डिटर्मिनेंट यदि जीरो नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मतलब साफ साफ है कि ये मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ऐसी स्थिति में उस मैट्रिक्स का रैंक उस मैट्रिक्स के इनवर्स के रैंक के बराबर होगा, और वैसे उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का रैंक उस मैट्रिक्स के रैंक के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन रैंक ऑफ ए जो होगा वो n होगा, यदि और केवल यदि ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब यदि ए का जो सारणिक है, यानी ए का जो डिटरमिनेंट है, यानी मॉड ऑफ ए अगर नॉन जीरो है, ठीक है, मॉड ऑफ ए अगर नॉन जीरो है तब मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं नॉन सिंगुलर, और ऐसी स्थिति में उस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। परंतु यदि ए सिंगुलर है, ए सिंगुलर होने का मतलब यदि ए का डिटरमिनेंट है वो अगर जीरो है तो ऐसी स्थिति में उसका रैंक जो होगा एन नहीं होगा, एन से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ओके। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर का नोट देखते हैं। रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। किसी मैट्रिक्स का रैंक पता करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विधि भी है। देखो, मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, आपको उसका रैंक पता करने को कहा गया है। आप एक काम कीजिए, उस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में परिवर्तित कीजिए। एशेलॉन फॉर्म में चेंज कर लेने के बाद आप ये देखिए कि अब उसके एशेलॉन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी उस मैट्रिक्स के एशेलॉन फॉर्म में, समझ लीजिए वही उस दिए हुए मैट्रिक्स का रैंक होगी, ठीक है। इसको अपन ने पिछले वीडियोस में बहुत बेहतरीन तरीके से सवालों के साथ समझाया है, जरूर देखिएगा। एशेलॉन फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म क्या होता है, ये तमाम बातें पिछले वीडियो में की जा चुकी हैं। उन सभी के लिंक आपको दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उन वीडियोस को देखिए, कोई भी डाउट नहीं रहेगा जब आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो, इसलिए जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, उन सभी वीडियोस को इस तरह से बनाया गया है कि आप सभी उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। उसकी भाषा बहुत ही सरल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो चलिए 5वें नंबर का पॉइंट देखते हैं। फॉर एनी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉलम रैंक ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स के लिए रो रैंक और कॉलम रैंक बराबर होते हैं, और जो रो रैंक कॉलम रैंक बराबर होते हैं और वही उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। तो ये मतलब समझो कि तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कोई भी मैट्रिक्स के लिए जो रो रैंक होता है, जितना भी रो रैंक होता है वही उसका कॉलम रैंक होता है, और वही उसी को अपन उस मैट्रिक्स का रैंक कहते हैं। तो तीनों आपस में बराबर होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। छठवां पॉइंट देखो, मान लीजिए ए और बी दो मैट्रिक्स है, कंफर्टेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, यानी कि मान लो दो मैट्रिक्स ऐसे हैं कि उनमें गुणा संभव है, ठीक है। आप सभी को पता है कि दो मैट्रिक्स में गुणा कब संभव होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा है ए बी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों को गुणा करना है। तो याद रखिएगा, जैसे मान लो ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n, तो समझ लीजिए बी में नंबर ऑफ रोज n होनी चाहिए, ठीक है, कॉलम्स चाहे कितने भी हो। जैसे मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स है आपके पास ए और बी, और आप गुणा करना चाह रहे हो ए को पहले और बी को बाद में रख करके, यानी कि ए भी आप ज्ञात करना चाह रहे हो, तो इसके लिए शर्त क्या है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या है ना भाई, पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की संख्या ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब उन दोनों मैट्रिक्स में गुणा संभव है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे ए और बी, तो ए का ऑर्डर मान लो m क्रॉस n है और बी का ऑर्डर मान लो m क्रॉस p है। तो देखो ये ए में कॉलम्स की संख्या और बी में रोज की संख्या सेम दिख रही है, तो ए और बी का गुणा यहाँ पे पॉसिबल है। किंतु अगर आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या बी ए का गुणा हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बी का ऑर्डर क्या है, देखो n क्रॉस p, और ए का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। अगर p और m की वैल्यू अलग अलग है, यानी यहाँ पे अगर दोनों अलग अलग है, देखो b में कॉलम्स की संख्या p है, a में रोज की संख्या कितनी m है, तो m और p, अगर m और p की वैल्यूज अगर सेम है तो फिर ठीक है, फिर दोनों को गुणा हो सकता है। लेकिन p की वैल्यू और n की वैल्यू मान लो अलग अलग है ना भाई, p और m की वैल्यू अलग अलग है, तो b इंटू ए आप ज्ञात नहीं कर सकते। b ए
फिर परिभाषित नहीं होगा। तो दो मैट्रिक्स का गुणा सिर्फ तब संभव है कि जब जो पहला मैट्रिक्स लिखा है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और जो दूसरा मैट्रिक्स यानी कि जो बाद में लिखा है उसमें नंबर ऑफ रोज, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, वो उनकी संख्या मतलब बराबर होनी चाहिए। तो उसीलिए कहा गया है कि यदि दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट यानी कि गुणा होने के लिए अगर वो कंफर्टेबल है तो दोनों के गुणन का रैंक ऑलवेज इज लेस देन और इक्वल्स टू होगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, यानी ए का रैंक और बी का रैंक में से जो छोटा होगा रैंक ऑफ ए भी या तो उतना ही होगा, यानी इन दोनों में से जो छोटा है या तो उतना ही होगा या तो उससे और छोटा होगा। तो इसको आप याद रखिएगा। 7वें नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट चेंज इफ इट इज सब्जेक्टेड टू एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस। जब आप मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं, चाहे आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओ चाहे आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाओ, और ऑपरेशन लगा के उस मैट्रिक्स का जब रूप बदलते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका रैंक नहीं बदलता है। यही बात ये वाला पॉइंट कहना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तमाम बातें हैं, तमाम पॉइंट्स हैं जो आपने देखा, आपने समझा, आपने जाना। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम समझेंगे। बहुत बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, उन सभी पर वीडियोस बनाए जाएंगे। दोस्तों चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए, चाहे आप बीएससी की कक्षा में हो या चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट सेट आईआईटी जैम मैथ्स के लिए ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत काम आएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप चैनल पर जाकर के विभिन्न प्लेलिस्ट में अपनी आवश्यकता के अनुरूप अनेक वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।